सभी को नमस्कार। आज हम लोग सीटेट के 21 जनवरी 2022 को आयोजित परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची इस तरीका से दिया हुआ है। कहता है आशीष को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम गेहूं, 250 ग्राम धनिया पाउडर, 250 ग्राम मिर्च पाउडर, 2 किलोग्राम काला चना और बचे हुए पैसों के बिस्कुट खरीदने हैं। यदि उनके पास 1000 रुपये हैं तो कितने बिस्किट के पैकेट खरीदे जा सकते हैं। आशीष के पास कुल 1000 रुपये हैं और इतना सामान खरीदने के बाद, यहां तक खरीदने के बाद जो पैसा बच जाएगा उससे वो बिस्किट के पैकेट खरीदेंगे। तो कितने पैकेट आ सकते हैं बिस्किट के। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। इधर लिख देंगे हम वजन या संख्या। ठीक है, 5 किलोग्राम चावल, चावल यहां है 1 केजी का दाम 70 रुपया है। ये खरीद रहे हैं ये 5 केजी। 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, गेहूं का आटा यहां पर है, ये भी खरीद रहे हैं ये 5 केजी। उसके बाद है 250 ग्राम धनिया पाउडर। धनिया का पाउडर जो है 250 ग्राम का पैकेट ही आ रहा है जिसका कीमत 40 रुपया है। तो 250 ग्राम लेना है तो इतना का ये पैकेट है ही, यानी ये लेंगे एक पैकेट। 250 ग्राम मिर्च पाउडर, मिर्च का पाउडर 250 ग्राम का पैकेट है ही, ये भी लेंगे ये एक पैकेट। ठीक है, इसके बाद कहता है 2 किलोग्राम काला चना, काला चना यहां पर है, ये लेंगे 2 किलोग्राम। इसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसका वो बिस्किट खरीदेंगे। कहता है कितने बिस्किट आएंगे। तो पहले इसका हम देख लेते हैं कितना प्राइस होता है। ठीक है, तो 70 रुपए केजी है और 5 केजी ले रहा था, 7 पच्चे 35 यानी कि 350 रुपये। ठीक है, 2 केजी खरीदेंगे, 1 केजी की कीमत है 90 रुपया। काला चना तो 90 दूनी 180 रुपये। 5 केजी खरीदेंगे गेहूं का आटा और 1 केजी का दाम है 45, तो 45 गुना 5, 45 पंचे 225 रुपये। ठीक है, 250 ग्राम धनिया पाउडर का पैकेट ही है, एक पैकेट खरीदेंगे यानी कि 40 रुपये। और मिर्च पाउडर जो है एक पैकेट खरीदेंगे यानी कि 250 ग्राम, इसका प्राइस है 60 रुपये। इस तरीका से हम लोग देखते हैं कि कुल कितना हो गया। तो ये हो गया 5, 6, 4, 10, 2, 12, 8, 20, 5, 25 का 5 हासिल 2, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 855 रुपए का इतना वस्तु, इतना सामान हो गया है। अब कितना बच रहा है, शेष राशि, शेष राशि है इसके पास 1000 और 855 उसमें से निकाल देंगे हम लोग। तो कितना बच जाएगा, ये यहाँ 10 फिर 9, 10 फिर 9, फिर यहाँ 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 145 रुपया इनके पास बच रहा है, 145 रुपया। और कहता है बच्चे हुए पैकेट का बिस्किट खरीदेंगे। तो एक बिस्किट का दाम कितना है, एक बिस्किट का प्राइस, एक पैकेट बिस्किट का प्राइस वो है आपको 20 रुपये। तो कितने बिस्किट आएंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 20 से भाग कर देंगे 145 में, 20 7 140, 5 यानी कि 7 पैकेट आ जाएंगे बिस्किट के, 5 रुपए तो भी बच जाएंगे। तो यही 7 पैकेट बिस्किट, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। कितने अंकों का, 2 अंकों की संख्या हूं। तो 2 अंक में क्या सब होता है, पहला इकाई होता है और दूसरा क्या होता है, दहाई होता है। कहता है दहाई के स्थान का अंक, यहां जो अंक है वो 2 का गुणज है। दहाई का अंक जो है वो 2 का गुणज है, 2 का गुणज, यानी इसी को अपवर्त बोलते हैं, है ना, यानी मल्टीपुल। तो क्या सब हो जाएगा, 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से बढ़ते रहेगा। ठीक है, और इकाई के स्थान का अंक 3 का गुणज है। इकाई पर जो है, इकाई का जो है अंक, इकाई का अंक जो है वो 3 का गुणज है।
3 का गुणज यानी अपवर्ती है ना। तो 3 का गुणज कैसा हो जाएगा, 3, 6, 9 इस तरीका से बढ़ते रहेगा। अब कहता है दोनों का योग एक अभाज्य संख्या है। दोनों को जब हम जोड़ते हैं एक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। 52 का एक गुणनखंड भी है, तो 52 का गुणनखंड लिख देंगे यानी कि अपवर्तक कैसा हो जाएगा, 1, 2, ठीक है ना। उसके बाद 13, 26, 52। तो कहता है कि 52 का एक गुणनखंड है और वो अभाज्य संख्या भी है। तो ये जो है 52 भाज्य है, 26 भाज्य है, ये दोनों अभाज्य, तो ये एक अंक का है यानी कि ये संख्या 13 लगता है कि होगा। तो पहले हम देखते हैं दहाई और इकाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर 2 का गुणज यानी कि 2, 4, 6, 8 में से कुछ एक है। इकाई के स्थान पर 3 गुणज यानी कि 3, 6, 9 इस तरीका से। अब जोड़िए इसको, 2, 3, 5, 6, 4, 10, 9, 4, 13 यही संख्या होगा ये, क्योंकि इसको जोड़ते हैं 10 होता है जो कि भाज्य संख्या है, लेकिन इसको जोड़ते हैं तो 13 होता है जो कि अभाज्य संख्या है। और 13 जो है 52 का एक गुणनखंड भी है। तो ये संख्या आपको हो जाएगा 49 यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए आप लोग? एक बार फिर समझ लीजिए, 2 अंक का संख्या है, दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 2 का गुणज है यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीका से है, ठीक है। और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है, 3, 6, 9। इसी चारों में से कोई एक यहां पर है, इसी तीनों में से कोई एक यहां पर है। और साथ ही साथ कहता है कि दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक अभाज्य संख्या हमको मिलता है, और वो अभाज्य संख्या 52 का एक गुणनखंड भी है। तो 52 का जो गुणनखंड है यानी अपवर्तक है क्या सब होगा, 1, 2, 13, 26, 52 मोटा मोटी हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए 4 भी इसका एक गुणनखंड होगा, 4 भी गुणनखंड होगा, ठीक है ना। इतना हम ले लिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और अभाज्य संख्या देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो 2 और 3 5 अभाज्य संख्या तो हो गया, लेकिन ये 5 जो है ना 52 का गुणनखंड नहीं था। 6, 4, 10 10 देखिए 10 तो अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि 9, 4, 13, देखिए 9, 4, 13 13 जो है 52 का एक गुणनखंड भी है, क्योंकि 13 से 52 विभाजित हो जाता है। तो इस तरीका से 4 और 9 यानी कि 49 आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 49 में दहाई के स्थान पर 2 का गुणज 4 है, इकाई के स्थान पर 3 का गुणज 9 है, ठीक है। और दोनों को जोड़ दें तो 13 होता है जो कि एक अभाज्य संख्या भी है, और साथ ही साथ ये 13 52 का एक गुणनखंड भी है, यानी कि 52 का एक फैक्टर भी है। इस तरीका से मेरा सभी पॉइंट को टच करते हुए 49 आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराया दरें निम्न है। 80 किलोमीटर तक और 8 घंटे के लिए 800 रुपए वो लेते हैं, ठीक है ना। आप कार उनका ले जाइए, 8 घंटे तक रखिए और अधिकतम 80 किलोमीटर तक चलिएगा तो आपसे 800 रुपए वो लेंगे। प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये। यदि 8 घंटे से ज्यादा आप रख लेते हैं कार को, है ना, तो जितना घंटा आप अधिक रखिएगा अतिरिक्त घंटे का 100 रुपया। यदि 1 घंटा अधिक रखेंगे आप, 8 घंटा से अधिक रखेंगे तो 100 रुपए के दर से प्रति घंटा उनका चार्ज अतिरिक्त बढ़ेगा। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये, यहां पे गलती से 100 हो गया है, माफ कीजिएगा, 10 रुपये है। अतिरिक्त किलोमीटर बढ़ेगा यानी कि 80 किलोमीटर से आप आगे बढ़ते हैं तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए आपको चार्ज किए जाएंगे। एक व्यक्ति है सुनील ने 250 किलोमीटर की यात्रा शहर ए से डी की। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया, 7 बजे वो गाड़ी पे बैठे और उसी दिन शाम को 4 बजे वापस आ गए। कहता कि कितने रुपए उनको देने होंगे। तो सिंपली देखिए 80 किलोमीटर और 8 घंटे में 800 रुपये देने हैं, ठीक है।
इस समय कितना लिया, दूरी कितना तय किया है, समय कितना लिया। तो दूरी तय किया है सुनील दूरी तय किए हैं 250 किलोमीटर, और समय इनको लगा है, सुबह में 7 बजे निकला है और उसी दिन 4 बजे लौट आए हैं, ठीक है ना। तो गए हैं सुबह में पूर्वाह्न में, लौटे हैं शाम में अपराह्न में, यानी कि 4 बजे है। 24 घंटे वाली घड़ी में इसको 16 बोलेंगे। तो इसका नियम है कि 4 में 12 जोड़ दीजिए, यानी कि 16 बजे वो वापस आए हैं और गए थे 7 बजे। इस तरीका से ये 9 घंटे, इस तरीका से ये 16 7 गया, 9 घंटे गाड़ी को रखे। अब अतिरिक्त कितना हो रहा है वो देखेंगे। तो दूरी 80 किलोमीटर का बात हुआ था, 250 चल लिए हैं, तो 80 इसमें से निकाल दीजिए, ठीक है। 80 किलोमीटर दूरी इसमें से निकाल दीजिए, ये कितना बच गया, 170 किलोमीटर अतिरिक्त चला है। और घंटा, 8 घंटे की बात होती है, तो 8 घंटा इसमें से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा चला। समझ गए। 250 किलोमीटर गाड़ी चली, तो जो बात थी 80 किलोमीटर की और 8 घंटे की, दोनों को हम निकाल दिए कि अतिरिक्त कितना चला है, ठीक है। तो अतिरिक्त चला है किलोमीटर 70 और घंटा 1। और इसका जो चार्ज है 80 किलोमीटर और 8 घंटा का, 80 किलोमीटर और 8 घंटा यानी 8 आवर्स का जो चार्ज है वो है आपको 800 रुपए, 800 रुपये। अब 170 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, 170 किलोमीटर अतिरिक्त का चार्ज, अतिरिक्त का चार्ज कितना हो जाएगा। तो किलोमीटर पर जो है 10 रुपया बढ़ता है। चल लिए है 170, तो 1 किलोमीटर में 10 रुपये चार्ज होता है, चले हैं 170, तो कितना हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, 170 गुना 10 यानी कि 1700 रुपये। इनका राशि हो गया 1700 रुपये। घंटा अधिक कितना लगा, 1 घंटा लगा। इनका चार्ज हम जोड़ चुके हैं, है ना, 800 वही है जो बात हुआ। अतिरिक्त का प्रत्येक पे 10 किलोमीटर पे 10, तो 170 हुआ, तो 1700 हो गया, ये 10 से गुना कर दिए। 1 घंटा का चार्ज जो है, 1 घंटे का चार्ज 100 रुपए, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है, तो 1 घंटे का अतिरिक्त चार्ज, 1 घंटे का अतिरिक्त चार्ज, 1 घंटा चार्ज यहां पे हो जाएगा 100 रुपए। कुल कितना देना है सबको जोड़ दीजिए, 2600 रुपए इनको देने हैं गाड़ी वाले को। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे तो हम फिर समझा देते हैं कि 8 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का भाड़ा है 800 रुपए, तो दोनों को हम निकाल दिए, ठीक है, और इसका भाड़ा 800 हम लिख दिए। इसको घटाने के बाद ये अतिरिक्त हुआ किलोमीटर, ये हुआ घंटा, तो इसका प्रत्येक पर 10 था, तो 170 रुपये कितना हो जाएगा, 10 से गुना, इन 1700 रुपये इसका हो गया। 1 घंटा चला अतिरिक्त, तो 1 घंटे का चार्ज है 100 रुपया, तीनों को जोड़ दिए, यानी कि 2600 रुपया हमको देना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही यानी घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होता है, पहले हम लोग सबसे बड़ा लेते हैं, फिर उससे छोटा करते करते अंतिम में सबसे छोटा लेते हैं। कहता है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तीसरे स्थान पर जो है उनको बताइए। ये सारा संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है 9.09, फिर दिया हुआ है 9.009, फिर दिया हुआ है 9.990, फिर दिया हुआ है 9.909, फिर दिया हुआ आपको 9.099। हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे बड़ा खोजना है। तो छोटा बड़ा का पहचान के लिए हम लोग पहले दशमलव से पहले संख्या देखते हैं, तो दशमलव से पहले यहाँ सब बराबर ही है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे छोटा बड़ा हमको नहीं मिल रहा है। तब हम दशांश को देखते हैं, दशमलव के ठीक बगल में देखते हैं कि कहाँ बड़ा है। तो यहाँ तीनों जगह तो शून्य है, यहाँ पे दोनों जगह 9 है, यानी कि इन तीनों में फिलहाल ये दोनों सबसे बड़ा है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, तो यहां हम देख रहे हैं कि दशांश में दोनों तो बराबर है, तो कैसे छोटा बड़ा का पहचान होगा, तो शतांश को हम देखेंगे। शतांश को हम देखते हैं, तो देखते क्या है कि यहां पर 9 है और यहां पर 0 है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में भी ये सबसे बड़ा है,
ये सबसे बड़ा है। तो इनको हम सबसे पहले यहां लिख देते हैं 9.990, ठीक है। और इसके बाद तब ये आ जाएगा आपको इससे छोटा 9.909। एक नंबर में ये हो गया, 2 नंबर में ये हो गया, सबसे बड़ा मिल गया, उससे छोटा मिल गया। अब बाद बाकी जो तीनों बचा हुआ है इसमें खोजेंगे कि कौन सबसे बड़ा है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे बड़ा खोजेंगे। यहां तो बराबर है, यहां बराबर है, यहां पर देखिए ये 9 और ये 9, यानी ये दोनों जो है बड़ा है, यहां पर शून्य है, इसलिए ये सबसे छोटा हो गया। तो ये दोनों 9 में यहां पर देखिए जब यहां बराबर नजर आ रहा है तो अगला छोटा बड़ा दिखाने के लिए, देखने के लिए हम लोग इसके ठीक बाद सहस्त्रांश पे जाएंगे। तो सहस्त्रांश पर यहां 9 है लेकिन यहां क्या है, कुछ नहीं है, तो शून्य है, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया 9.099। और इसके बाद हो जाएगा आपको ये 9.09 और ये हो गया आपको सबसे छोटा, यानी कि 0.009। समझ गए आप लोग। कहता है कि तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो पहले सबसे बड़ा लिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ये है 9.099, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहां तो समझ गए होंगे आप लोग। यदि इस तरीका से परेशानी आएगी तो आप एक चीज और आप देख सकते हैं, यहां देखिएगा जो हम दिखाना चाह रहे हैं 9.09, 9.009, 9.990, 9.909, उसके बाद है 9.099। देखिए इसमें छोटा बड़ा आपको पता नहीं चले तो आप जानते हैं कि दशमलव के बाद हम शून्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी बराबर ही है, तो इधर हम लोग को छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए सीधा देखिए ये 90 है, ये 9 है, ये 990 है, ये 909 है, ये 99 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है इधर, मान लीजिए देखिए दशमलव के बाद एक एक करके पर आ जाता है, लेकिन ये हम आपको तब बता रहे हैं जब इधर बराबर मिल गया और इधर कहीं 3 है कहीं 2 है, तो शून्य देके आप 3-3 कर लीजिए। अब देखिए ये 990 सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद 909 दूसरे स्थान पर, फिर 99 तीसरे स्थान पर, फिर 90 चौथे स्थान पर, और 5वें स्थान पर सबसे छोटा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा वही चीज होगा, पहले स्थान पर है ना, दूसरे स्थान पर एकदम मिला लीजिएगा, सेम वही आएगा। पहले इस तरीका से आप कर लेंगे, ये तो बहुत ऑथेंटिक और तर्क से परिपूर्ण है। ये आपको तब करना है इस्तेमाल जब आपको उसे समझ नहीं आवे, दशमलव से पहले सब बराबर ही हो, तो जितना अंक का है और कमी है तो वहां शून्य देकर पूरा कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे स्थान पर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 4 अंकों की एक संख्या है, सैकड़ा के स्थान पर अंक 0 है, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान से दुगुना है, जबकि हजार के स्थान पर अंक इकाई के स्थान से 3 गुना है, और यदि इकाई का स्थान पर 2 अंक 2 है तो संख्या क्या है। देखिए बिल्कुल सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, हर सवाल में ही जवाब छिपा हुआ रहता है, वो आपको एक गैप दे देता है कहां से आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। 4 अंकों की संख्या है तो पहला स्थान इकाई का होगा, दूसरा दहाई का होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ध्यान से देखिए, यहां पे कहता है कि 4 अंकों से सैकड़ा के स्थान का अंक 0 है, यानी सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है यहां पर 0 है, ये कह रहा है। अगर दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक, ये अंक जो है इकाई के स्थान से दुगुना है, इसका यहां पर 2 गुना है। ठीक है, जबकि हजार का ये जो है कहता है कि इकाई के स्थान से 3 गुना है, इसका 3 गुना यहां पर है, 3 गुना यहां पर है।
और अंतिम में कह देता है कि यदि इकाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो वो संख्या क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि इसका 2 गुना यहाँ पर 2 दूनी, इसका 2 गुना दहाई में ना, ये इकाई 2 दिया हुआ है, 2 दूनी यहाँ 4, और इसी का 3 गुना यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, इसका 3 गुना कितना होगा, 2 तिया 6 यहाँ पर। इस तरीका से संख्या आपको बन गया 6042, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इकाई का अंतिम मान दिया हुआ था, उसी का 2 गुना यहाँ पे, 3 गुना 1000 पे, और सैकड़ा पे 0, इकाई पे 2 दिया हुआ है। इस सवाल में ही जवाब छिपा हुआ था। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक 2 अंकीय संख्या, कितने अंक का संख्या है, 2 अंक का संख्या है, इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 के बराबर है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा है, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से बड़ा है। चलिए हम 2 अंक की कोई संख्या लेके देखते हैं। मान लीजिए कि 78 कोई संख्या है, ठीक है, दिख तो रहा 78, लेकिन ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इसको जब विस्तारित रूप कीजिएगा तो ये 8 इकाई मतलब 8 गुना 1, 7 दहाई मतलब 7 दहाई मतलब 7 गुना 10, 8 गुना 1, इसको आप लिखिएगा विस्तारित रूप में तो ये हो जाएगा 7 गुना 10, या इसको उल्टा के लिखिए दहाई गुना 7, 1 गुना 8। 78 को आप लिख सकते हैं दहाई का अंक को 10 से गुना प्लस इकाई के अंक को 1 से गुना, 10 7 70, 1 8 78, इस तरीका से होता है संख्या। अब यदि 78 की जगह हम x और y मान लें, x और y मान लें, मान लीजिए इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे, या इकाई को ही x मान लेंगे और दहाई को y मान लेंगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो 10 गुना 7 की जगह क्या माने हैं, y ना, मान लीजिए x नहीं माने हैं, x y माने हैं, तो 10 गुना x प्लस 1 गुना 8 की जगह y माने हैं तो y। इस तरीके का संख्या का प्रारूप बनता है 2 अंकों का संख्या। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि दहाई का अंक x है, दहाई ही मान लिए हैं, ठीक है, माना कि दहाई का अंक x है, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, कुछ भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, y है, तो संख्या क्या होगा, 10 गुना दहाई का अंक x, 1 गुना इकाई का अंक क्या माने हैं y, ये आपको 10 गुना x 10x प्लस 1 गुना y, ये संख्या हो जाएगा। अब लिखेंगे अंक को पलटने पर, यानी ये इकाई वाला दहाई पर, दहाई वाला इकाई पर, इसको पलटने पर क्या बनेगा, उलटने पर संख्या क्या बनेगा, तो 10 गुना इकाई का अंक यहां आ जाएगा y और 1 गुना दहाई का अंक यहां आ जाएगा, यानी ये हो गया आपको 10y प्लस 1 गुना x। कहता है दोनों को जब जोड़ते हैं तो 88 होता है। प्रश्नानुसार कहता है दोनों को जब जोड़ते हैं 10x प्लस y, जो संख्या मूल संख्या है, इसी को जब पलटते हैं, मान लीजिए 78 है ना, इसी को पलटते कितना हो जाएगा 87, है ना, दहाई जगह 7 था तो वो इकाई पे आ गया, इकाई पे जो है वो दहाई पे आ गया, तो 10x प्लस y इसको, और प्लस यहाँ पर है 10y प्लस x, दोनों को जब जोड़ते हैं तो 88 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिएगा 10 को x यहाँ है, एगो x यहाँ है, 10 1 11x प्लस एगो y यहाँ, एगो y यहाँ, 10 को y यहाँ, तो 10 1 11 हुआ है, बराबर कितना हो गया 88। दोनों में 11 है, यानी 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो 11 में से 11 कॉमन ले लिए तो 11 का 11 एक बार में कट गया, x बचेगा, 11 कॉमन आ गया, y बचेगा, दोनों में 11 था तो 11 कॉमन निकाल लिए, दोनों जगह 11 से भाग करेंगे ना तो x बचेगा y बचेगा, अब भाग किए तो यहाँ पर गुना कर दिए, यही था कॉमन निकालना, बराबर 88। यहाँ पे 11 में किस में है, गुना में है, कॉमन लिए हैं तो गुना में है, x प्लस वाई बराबर, यहाँ 11 से गुना था, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान हो जाएगा 11 8 88, यानी कि 8।
कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कहने का ये मतलब हुआ कि इसके इकाई और दहाई, इसके इकाई और दहाई दोनों अंक को जोड़ के 8 करना है, ठीक है ना। तो x और y को जोड़ के हमको 8 करना है। तो क्या सब हो सकता है, x मान लीजिए हम ले लेंगे 7, तो y देंगे 1, तभी तो 8 पूरेगा। या हो सकता है यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, तभी 8 आएगा। या x का मान हो सकता है हम 5 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, तब 8 होगा। या हो सकता है यहाँ हम 4 भी ले सकते हैं, है ना। या हो सकता है हम यहाँ पर 3 और 5 भी ले सकते हैं। या हो सकता है हम यहाँ पर 2 और 6 ले सकते हैं। या हो सकता है यहाँ पर हम 1 और 7 ले सकते हैं। या हो सकता है यहाँ पर हम 0 और 8 या 8 0 ले सकते हैं, 8 और 0 0 8 ले सकते हैं। तो कौन कौन संख्या बन गया, तो दहाई पर 7, इकाई पर 1, तो ये संख्या बन गया 71। इकाई दहाई पर 6, इकाई पर 2, ये संख्या बन गया आपको 62। ये संख्या बन गया आपको 63। ये संख्या बन गया आपको 44। ये संख्या बन गया आपको 35। ये संख्या बन गया आपको 26। ये संख्या बन गया आपको 17। ये संख्या बन गया आपको 80। तो ये जो भी संख्या है इसको आप यहां लिख लीजिए, 71, 62, 53, 44, 35, 26, 17, 80, ठीक है ना। या इसके बाद आप कर सकते हैं 0 8 8 भी ले सकते हैं। इसको कैसे जांच कीजिएगा, तो 71 को पलटा के जोड़िए, 71 को पलटा के जोड़िए, कितना आ गया 88। इसमें किसी को भी उसी में पलटा के जोड़िएगा तो वो 88 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि x प्लस वाई जब 8 आया तो हम अपने मन से x का मान लीजिए 7 रखे और 8 के बराबर करना है तो y को 1 लेना पड़ेगा। इस तरीका से 6 लिए तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, 5 लिए तो 3, 4 लिए तो 4, 3 लिए तो 5, 2 लिए तो 6, 1 लिए तो 7, 0 लिए तो 8। या मान लीजिए अगला लीजिएगा, इधर यदि 8 लीजिएगा तो इधर क्या लेना पड़ेगा 0। तो 0 8 और 8 0 दोनों ले लिए हम, ठीक है ना। मान लीजिए ये 0 8 8 0 है, इसको पलटाइएगा 0 8 होगा, जोड़िएगा तो 88 ही होगा। प्रत्येक को उसी में उसका उल्टा के जोड़ेंगे हम लोग तो 88 हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। लेकिन 9 आंसर हमको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अंतिम में एक लाइन जोड़ दिया है, जिनमें दहाई का अंक, जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। समझिए, जैसे यहां 71 है ना, दहाई का अंक इकाई से बड़ा है, यानी इससे बड़ा है ये, तो हाँ है, इसको लेना है, इसको लेना है। यहाँ पे इकाई से बड़ा दहाई है, कड़ा दहाई का अंक इकाई से बड़ा होना चाहिए। इकाई से बड़ा दहाई है, 2 से बड़ा 6 है, तो हाँ ये इसको लेना है। यहाँ पे इससे बड़ा ये है, तो हाँ है, इसको लेना है। यहाँ पर इसके बराबर देखिए, इससे बड़ा नहीं, ये तो बराबर है, इसको नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए इससे छोटा हो गया आगे, इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। यहाँ देखिए इससे ये बड़ा है, 0 से बड़ा 8 है, तो इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना है। लेना किसको है, 71 को लेना है, 62 को लेना है, 53 को लेना है और 80 को लेना है। यानी ऐसी 4 संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपसे अगला सवाल पूछता है कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 आयतों में विभाजित किया जाता है। 4 आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का परिमाप कितना होगा। देखिए सॉल्यूशन इसका इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। लंबाई चौड़ाई 8 और 10 दिया हुआ है। मान लीजिए एक आयत है, एक ये आयत है, ठीक है। इसकी लंबाई मान लीजिए बड़ा वाला लेंगे, लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि आयत का आमने भुजा बराबर होती है। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है इनको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो बांट दीजिए, इसके बीच से इसको बांट दीजिए और इसके बीच से इसको बांट दीजिए, ठीक है। अब कहता है प्रत्येक आयत का परिमाप। अब 4 आयत बन गया, 1 2 3 4 आयत,
तो चारों आयत का अलग अलग, ठीक है ना, प्रत्येक आयत का, मान लीजिए इसमें से ये जो आयत बना इसका परिमाप कितना होगा, है ना, चारों का बराबर ही होगा, तो प्रत्येक का परिमाप कितना होगा। देखिए यहां से यहां 10 था, जैसे ही 2 भाग में बांटे तो इसकी लंबाई 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, यहां भी 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, यहां भी 5, यहां भी 5, ठीक है ना। चौड़ाई 8 था, 2 भाग में बांटे तो ये 4 4 में विभक्त हो गया, ठीक है, समझ गए। अब जो आयत आपको मिला है वो इस तरीके का मिला है, 5 लंबाई है, 5 लंबाई है और चौड़ाई 4 है, 5 लंबाई और चौड़ाई 4 है, यानी कि ठीक आधा हो गया है। तो लिखेंगे यहां पे नए आयत की लंबाई, नए आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया आ गया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल का आधा हो गया है जब 4 भाग में बांटे तब। इसीलिए परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 इंटू यानी कि गुना छिपा हुआ है, लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 4 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 5 4, यहाँ पहले जुटेगा, पहले ब्रैकेट क्रिया 5 4 9 सेंटीमीटर, इसी क्रिया हो गया, बाहर निकालेंगे 2 गुना 9 सेंटीमीटर, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर प्रत्येक का, जो इसका भी प्रत्येक का परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी आयत को 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई पहले वाले से आधे आधे हो जाता है, उसका हमने परिमाप निकाल दिया। इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि एक अभाज्य संख्या को किसी अन्य अभाज्य संख्या में जोड़ा जाता है तो हमेशा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होता है, एक अभाज्य संख्या को किसी अन्य अभाज्य संख्या से गुणा करने पर हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड नहीं होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एक अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं रूढ़ संख्या, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर, या असंयुक्त संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो स्वयं और, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद जो संख्या है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित नहीं होता, एक और जितना वो संख्या खुद उतना, इन दोनों के अलावे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 1 से विभाजित होगा और 2 से ही होगा और किसी से नहीं होगा। 3 1 से होगा 3 से होगा। 5 1 से होगा 5 से होगा, किसी और से नहीं होगा। 7 1 से होगा 7 से होगा, किसी और से नहीं होगा। 9 1 से भी होगा 3 से भी होगा 9 से भी होगा, इसमें 3 वो हो जाता है तो वो अभाज्य नहीं है। 10 1 से भी 2 से भी 5 से भी 10 से भी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या हो गया। दो अपवर्तक जिनका 2 अपवर्तक यानी 2 गुणनखंड हो, पहला गुणनखंड 1 और दूसरा खुद वो संख्या, इसके अलावा कोई गुणनखंड यानी कि कोई अपवर्तक नहीं हो, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या के बारे में बता दिए, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से नहीं विभाजित होता है। 2 3 5 7 11 13 ये सारा जो है आपको अभाज्य संख्या है। इसका एक और नियम होता है, अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं, सिर्फ 2 अपवर्तक यानी गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 का निकालिए गुणनखंड तो 1 और 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। 3 का तो 1 और 3 ही आएगा, यानी 1 और स्वयं वो संख्या। समझ गए। तो अब पहला कहता है कि एक अभाज्य संख्या में किसी अन्य अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे
मान लीजिए कि ये 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या, दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 5 जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो कहता है 3 और 5 करते हैं, कितना हो जाएगा 8। क्या 8 जो है अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 8 जो है सो 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, यानी 4 से ये विभाजित होता है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, 8 तो भाज्य संख्या है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर में कहता है कि एक अभाज्य संख्या को किसी अन्य अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। मान लीजिए इसी को हम गुणा कर देते हैं, 3 5 15, 15 अभाज्य संख्या है, यानी 1 और 15 के अलावे किसी और से 15 होता है विभाजित? बिल्कुल सही, 3 से भी होता है और 5 से भी होता है, ये तो भाज्य संख्या हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 15 से होता विभाजित तब नहीं होता अभाज्य संख्या, ये तो 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, यानी 2 से अधिक अपवर्तक हो गया तो ये भाज्य संख्या हो गया। यानी ये टॉपिक, ये जो लाइन है ये भी गलत है। इसके बाद कहता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें क्या कि 2 ही होते हैं। गुणनखंड यानी अपवर्तक जो होता है, गुणनखंड यानी अपवर्तक, गुणनखंड यानी अपवर्तक फैक्टर, गुणनखंड यानी अपवर्तक फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं। ये तो कह रहा होता ही नहीं है, होता तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक, पहला 1, दूसरा खुद वो संख्या, इसके अलावा कोई और अपवर्तक यानी गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन 2 ही होता है। ये कह रहा नहीं होता है, इसका अर्थ तो वह बिल्कुल नहीं होता है 2 अपवर्तक होता है, एक तो 1 होता है, स्वयं वो संख्या होता है। ये लाइन भी गलत है। चौथा कहता है अपरिमित रूप से अनंत अभाज्य संख्याएं हैं 2 से शुरू होकर 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीका से 23 है ना, तो ये सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बस वही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें मदद करें, और मदद करना चाहते हैं तो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।